पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे जो भी जिस दौर में भी इक़्तिदार में होता है वो कौमी मुफाद के नाम पे ऐसे ऐसे बड़े जराइम को जस्टिफाई कर देते हैं और हमारी आवाम, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान से प्यार है, इन सारे कौमी जराइम को मीठी गोली समझ के हजम कर लेती हैं। नहीं, शायद ये काम सही कर रहे होंगे। आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि किस तरह से ये सिलसिला पाकिस्तान के बनने के बाद ही अगली दिहाई से तकरीबन शुरू हो गया था, लेकिन ख़ास तौर पे सन 2000 से लेके 2021 आज की तारीख तक कौमी मुफाद के नाम पे जो जो जराइम हुए उसकी पाकिस्तान को अरबों रुपए कीमत किस तरह अदा करनी पड़ी। इसमें एक का मामला जिसमें हाल ही में पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट कंपनी को पेमेंट्स की हैं, उसके काफ़ी सारे दस्तावेजात आपको नाज़रीन दिखाएंगे और हैरानकुन तौर पे ये सवाल उठता है कि क्या ब्रॉडशीट के पीछे भी कोई पाकिस्तानी थे, इसके पीछे भी कोई पाकिस्तानी लिंक थे, नैब के अंदर कौन लोग थे जिन्होंने ब्रॉडशीट को इंट्रोड्यूस करवाया। जो मुख्तलिफ कंपनीज थी ये अमेरिका में रजिस्टर्ड थी, आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड थी, किधर रजिस्टर्ड थी और इसके साथ कौन से पाकिस्तानी मुंसलिक थे। और एक कंपनी जो लिक्विडेशन में चली गई उसको हमने एक दफ़ा पहले पेमेंट की, फिर बाद में पेमेंट की, और नैब को जब ये अंदाज़ा भी हो गया कि ये काम कुछ इस तरह से चल रहा है कि आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो क्या अंदर से भी लोग मिले हुए थे जाली पेमेंट्स करवाने के लिए। आपको वो दस्तावेजात दिखाएंगे, वो चेक्स की कॉपीज़ दिखाएंगे और ऐसे ऐसे इंटरनल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अभी हाल ही में जो ब्रॉडशीट के दावे आने शुरू हुए हैं, ये दास्तान कौमी मुफाद के नाम पे हमें पहले सुनाई गई थी। और इसमें हुआ कि आज वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कुछ ट्वीट्स भी किए, और अगर ये मामला आगे चलता है, खुलता है, फैलता है, तो ऐसे ऐसे पर्दा नशीनों के नाम आएंगे कि आप चौंक जाएंगे। एक और नाज़रीन, लेकिन ये स्टोरी हम थोड़ा आगे जाके करेंगे। एक और अहम स्टोरी जो है, जो हमारा पीछा नहीं छोड़ी, वो है गर्दिशी कर्जों की। और इस हुकूमत में आके गर्दिशी कर्जे 2.4 खरब रुपए तक पहुंच गए हैं, 2400 अरब रुपया। ये क्रेडिट वजीर आजम इमरान खान साहब को जाता है कि पावर सेक्टर के हवाले से उन्होंने बाकायदा कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया, और जो TORs थे वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी उसके पूरे तो TORs नहीं कर सका, और इन्होंने बिल्कुल एक्नॉलेज भी किया कि जी कुछ फंडिंग नहीं मिली थी तो हम इंटरनेशनली जो एक्सपर्ट्स हायर करने थे नहीं कर सके, इसलिए वो तमाम TORs पूरे नहीं हुए। लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत इस रिपोर्ट में आया वो भी चौंका देने के लिए हमें काफ़ी था, क्योंकि ये जो मुआहदे IPPs के साथ होने शुरू हुए थे और जिस तरह से ये मुआहदे हुए थे और जो जो लोग ये मुआहदे कर रहे थे, उनमें से चंद आज भी पावर कॉरिडोर्स में मौजूद हैं। और इसमें से ऐसे भी लोग हैं जो ये पाकिस्तान का मुफाद बना के हर दौर में पेमेंट्स लेते रहे, मुआहदे रीनेगोशिएट करवाते रहे, और जब भी इनकी चोरी पकड़ी जाती है, डकैती पकड़ी जाती है, तो हमारे ही निज़ाम में बैठे लोग जो कि इक़्तिदार में होते हैं, आज पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल लोग होते हैं, वही इन चोरों को बचाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं नहीं जनाब, ये चलें कोई नया MOU करते हैं, ये पावर सेक्टर की जो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है इसको भी साइड पे कर दें। ये वादा किया था इस हुकूमत ने कि इसको बाज़ाब्ता तौर पे पब्लिक करेंगे, इस रिपोर्ट को आज तक पब्लिक नहीं की गई। ये रिपोर्ट हमारे पास इत्तेफाक से, अल्लाह भला करे, हमारे चंद अहम ज़राए का जो ये चीज़ें कौमी मुफाद में हमें बता देते, और इसमें जो चीज़ें सामने आई उससे पता लगा ये तो मल्टीपल बिलियंस की डकैती है और एक्सेस पेमेंट्स हो रही हैं, प्लांट चल भी नहीं रहे फिर भी उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। ये पहली दफ़ा इसमें ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हुई। नाज़रीन, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की अगर आप 2018-19 की ही रिपोर्ट उठा के देख लें तो इस रिपोर्ट में भी इन पेमेंट्स का जिक्र बाज़ाब्ता तौर पे किया गया है कि जनाब प्लांट चलते ही नहीं, और 33 अरब रुपए की पेमेंट्स इन IPPs को कर दी गई। 101 अरब रुपए के उन्होंने क्लेम दिए थे, और ये सफ़ा नंबर 423 पे है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट, पावर डिवीजन एंड अटैच डिपार्टमेंट। ये मसले कोई छोटे तो नहीं है। इससे अगले साल की आप रिपोर्ट देख लें तो वो बताता है कि जनाब सर्कुलर डेट हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया और उसकी वजूहात क्या हैं, की फाइंडिंग्स क्या हैं ऑडिट रिपोर्ट की। वही ऑडिट रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं जो पिछले कई सालों से चली आ रही हैं, और ये ऑडिट रिपोर्ट अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की है, और इसमें भी सर्कुलर डेट के इंक्रीज होने की वजह बताई गई। और जब मैं ये कहता हूँ कि नाज़रीन ये पुराने मामला चले आ रहे हैं, तो आपको याद होगा इसहाक डार साहब ने एक दिन में 480 अरब रुपए की पेमेंट क्लियर की थी,
और उस वक्त के ऑडिटर जनरल बुलंद अख्तर राना साहब, उन्होंने एक स्पेशल ऑडिट इस हवाले से बिठाया था। उस ऑडिट में जो चीजें आइडेंटिफाई हुई, ये स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट ऑन क्लियरेंस ऑफ सर्कुलर डेट ऑफ पावर सेक्टर, ये भी हमारे पास है। 480 अरब रुपए एक झटके में दे दिए गए। और बुलंद अख्तर राना साहब ने इस हवाले से हमें क्या बताया था, बल्कि उन्हीं की बात सुन लेते हैं कि इसमें की ऑडिट फाइंडिंग्स क्या थी। और बुलंद अख्तर राना को इसी हवाले से, क्योंकि आईपीपी पावर सेक्टर अरबों रुपए हैं, तो जो लोग इक्तदार में होते हैं वो ऑब्वियसली उन्हीं की जो बांसुरी वो बजाते हैं उसी पे वो कहते हैं डांसिंग टू द ट्यून्स, उसी बांसुरी की धुन पे वो भी नाचते हैं। और उस दौर में भी यही कहा गया कि ना, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं तो एक दफा क्लियर कर दें। और ऑडिटर जनरल ने क्या आइडेंटिफाई किया था, आइए देखते हैं। किसी दुनिया के मुल्क में कोई नज़ीर नहीं होगी कि व्हाट टू टॉक ऑफ 480 बिलियन। जब मैंने फिर इस पे शोर शराबा किया तो हमें शटअप कॉल भी मिली, हमें थ्रेट्स भी मिली, हमें ये भी हुआ। एंड हाउ मैं इस पे डटा रहा और मैंने इसका फिर स्पेशल ऑडिट कराना शुरू किया। और जो मेरे आने से पहले तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, और उस वक्त तक की जो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट थी जो मैंने तैयार कराई थी, 190 अरब रुपयों की मिस अप्रोप्रिएशन थी। 480 अरब रुपए में से 190 अरब रुपए की मिस अप्रोप्रिएशन थी। और यह काम किया क्यों गया था नाज़रीन उस वक्त कौमी मुफाद में? मियां मंशा, जिनके के अपने पावर प्लांट्स हैं, और अभी हाल ही में जो पावर सेक्टर की रिपोर्ट सामने आई है उसमें अगर अदील राजा साहब आपको ये दिखा सकें ग्राफिक के मियां मंशा को कितने अरब रुपए का पावर सेक्टर की रिपोर्ट ने फायदा आइडेंटिफाई किया। 71 अरब रुपए का पाकजेन, ललपीर, निशात, और आपके सामने ये कंपनीज भी आ गई हैं, पाकजेन, ललपीर, निशात चुनिया, निशात पावर, 71.38 अरब रुपए। और एक और साहब हैं नदीम बाबर, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पेट्रोलियम। इनकी कंपनीज को जो फायदा हुआ वो हुआ 9.61 अरब रुपए का। अब ये मियां मंशा साहब हैं कौन? ये वो मियां मंशा हैं जिन्होंने पहले भी कहा था 480 अरब रुपया एकदम आप क्लियर करें और इसके बाद मईशत ऐसी तरक्की करेगी, चांद लग जाएंगे। और चाहे आपको नोट छापने भी पड़े, नोट छाप के क्लियर करें। क्लियर तो करें, सुनिए जरा। We can all do these things provided जो हमारी पेमेंट्स हैं उसका हमें एक दफा we will have to bite the bullet and clear these। किधर से करेंगे क्लियर? ये चाहे हम नोट छाप के दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक दफा अगर 12% के डिफिसिट 400 अरब से तजावुज कर गया सर्कुलर डेट, आई बिलीव सो। तो आप कह रहे हैं कि इतना नोट छाप दो और इसको वंस एंड फॉर ऑल इवन कर दो, एक दफा खत्म करें ना। लेट्स गेट, जो फैक्ट्रियां बंद हैं, जो एक्सपोर्ट्स कर सकती हैं, जो एम्प्लॉयमेंट दे सकती हैं, ये सारे पैसे वहां से निकल आएंगे। लेट्स डू इट वंस, इसको खत्म करें। जी नाज़रीन, और आजकल उसके बाद ये तारीफ किस शख्स की आजकल करते हैं जो MOUs ड्राफ्ट करने में, और जो कमेटी बनाई गई बाबर याकूब साहब की, उसमें अपने पावर प्लांट्स होने के बावजूद एक्सपर्ट एडवाइस के लिए उनको बुलाया गया। नदीम बाबर और मंशा साहब उन्हीं की तारीफ करते हैं, आइए सुनते हैं। There are good people, अच्छे लोग काम कर रहे हैं हुकूमत में। आप देख लें, नदीम बाबर इज देयर, ही नोज दिस बिजनेस। आप देखें नदीम बाबर इज देयर, बिल्कुल नदीम बाबर इज देयर। उनके अपने भी IPP प्लांट्स हैं, उनकी भी बिलियंस की पेमेंट्स हैं, मंशा साहब की भी बिलियंस की पेमेंट्स हैं। नदीम बाबर तो मंशा साहब को अच्छे लगेंगे ही। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक बिजनेस टाइकून का जिक्र करते थे 480 अरब के हवाले से, और वो बिजनेस कौन है वो तो कभी नाम नहीं लिया वजीर आजम साहब ने, लेकिन क्या कहते थे आइए सुनते हैं। ये जो 480 अरब रुपया जो इन्होंने पावर सर्कुलर डेट का वापस किया है, इसकी अगर ऑडिट करवाएं तो आपको पता चलेगा कि इसमें से एक तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपया इनकी इलेक्शन कैंपेन फंड की। मुझे ये बताएं कि 480 अरब रुपया जो सर्कुलर डेट में आपने आते साल ही दिया, उस पैसे में से कितना पैसा गया उस टाइकून को जिसने अरबों रुपया आपकी इलेक्शन पे खर्च किया। जी नाज़रीन, अब वज़ीर आज़म के पास सारे इदारों की रिपोर्ट्स भी होती हैं और यकीनन उन्हें पता लग गया होगा कि उनकी अपनी टीम में कौन लोग बैठे हैं और कौन से वो बिजनेस टाइकून थे, और अब भी उन्हें फ़ायदा कैसे दिया जा रहा है, क्या मीटिंग्स हुई, वो सारी रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म के पास मौजूद हैं। अब जब MOUs नाज़रीन नेगोशिएट हो रहे थे और 3 जून 2020 को TOR इशू हुए और इस कमेटी ने काम शुरू किया कि जी पावर सेक्टर की रिपोर्ट तो साइड पे छोड़े, कौमी मुफाद में जो मीठी गोली दी गई थी 800 साढ़े 800 अरब रुपया अगले 5-6 साल 8-10 साल में हम बचा लेंगे,
तो ये कमेटी बना देते हैं और देखते हैं कितनी बचत होती है। लेकिन बहरहाल उसमें भी मियां मंशा साहब भी बैठे, नदीम बाबर साहब भी बैठे और अपनी डिक्टेट्स उन्होंने जो की, कमेटी उस पर एग्री भी करती गई। अब वज़ीर आज़म के इल्म में यह है कि नहीं है, इस पर वज़ीर आज़म अब इस नेगोशिएशन कमेटी की भी तहकीकात करेंगे तो शायद मामला खुल जाए। लेकिन इस्तीफ़ों का एक सिलसिला शुरू हुआ। शहजाद कासिम साहब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी थे पावर सेक्टर पे। पहले जब ये नेगोशिएशन हो रही थी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वजह सामने नहीं आई। फिर एक और स्पेशल असिस्टेंट थे वजीर आजम के ताबिश गौहर साहब, पावर पे ही, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। लेकिन कल वजीर आजम से जब उनकी मुलाकात हुई तो वजीर आजम ने उन्हें बुलाया और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश गौहर साहब, असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पावर। बहुत शुक्रिया ताबिश गौहर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। आपने इस्तीफा दिया और फिर वापस ले लिया, वजह क्या थी देने की और वापस लेने की? वजह ज़ाती वजूहात थी, लेकिन ज़ाहिर है कौमी फरीज़ा है हमारा। गर्दिशी कर्ज़े का आपने जिक्र किया, 2300 अरब रुपये का ये बहुत बड़ा कौमी बोझ है। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि अब इस बोझ को कम करने में हाथ बटाएं। वज़ीर आज़म साहब से मेरी कल मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे कायल किया कि मैं इस जद्दोजहद में उनका साथ दूं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनका साथ देता रहूँगा जब तक कि वो चाहेंगे। तो आपके काम में कोई मुदाखलत हो रही थी? देखिए, मुदाखलत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर का आदमी हूँ, एक ख़ास तरीके से चीज़ों को देखता हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि एक यूनिटी ऑफ कमांड हो, एक क्लैरिटी ऑफ विजन हो। लेकिन जब हम पॉलिटिकल इकॉनमी में काम कर रहे होते हैं तो उसकी बहुत अच्छी वजूहात हैं कि बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। देयर लॉट ऑफ एक्टर्स इन्वॉल्व है, चाहे हुकूमत के अंदर हो, हुकूमत के बाहर भी हों, तो उसमें अक्सर फैसलों में यकसुई नहीं दिखाई देती और कभी कभार फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है। तो ज़ाहिर है उसका इजहार तो हम सब करते हैं और वज़ीर आज़म साहब सबसे ज़्यादा करते हैं। उनको जल्दी है मस्बत तब्दीली की, हमें भी कभी कभार इसमें दुश्वारियाँ पेश आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो तमाम मसाइल जो हैं मुझे उम्मीद है कि हल हो जाएंगे। आप जो MOUs हैं इनको किस तरह से देखते हैं? पावर सेक्टर की जो रिपोर्ट है यकीनन आपने पढ़ी होगी, आपका एक्सेस भी होगा इस हवाले तक। इसने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आइडेंटिफाई की। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इस पर मुतअद्दद सालों से आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं। इसमें भी आइडेंटिफाई, सेनेटर शिबली फराज ने एक रिपोर्ट की थी सेनेट में, उसमें चीज़ें इश्यूज आइडेंटिफाई हुए। तो जो MOUs ड्राफ्ट हो रहे हैं वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रिकमेंडेशंस के मुताबिक हैं या उससे हट के? नहीं, देखिए, मैं एक तो पहली बात वजाहत कर दूँ उसकी कि जो बुनियादी मसला है क्या तवानाई के शोबे में और बिलखसूस बिजली के शोबे में, एक तो ये है कि हमारी बिजली महंगी हो गई है। अगर हम नंबर्स देखें तो 2013 में जो कैपेसिटी का टेक और पे चार्ज था वो तकरीबन हो गया था 300-350 अरब रुपया, ठीक है। 2018 में जाके ये तकरीबन 500 अरब हो गया था। आज इस साल जो 2020 जो गुजरा है उसमें 850 अरब रुपया हो गया। तो तकरीबन हमने जो महंगे मुआहदे किए थे पिछले कई सालों में उसका जो खमियाजा है आज हम भुगत रहे। तो हमारी बिजली महंगी से महंगी तर होती चली जा रही है। दूसरी तरफ जो हमारी डिमांड है, जो बिजली जहाँ पे इस्तेमाल होनी है वो कम होती चली जा रही है। 2018 और 2021 में 5% कमी हुई है। उसके बहुत सी वजूहात हैं, उसमें मईशत का भी बहुत बड़ा इसका कोविड आ गया, उसकी वजह से मईशत पे जो धचका पड़ा उसकी वजह से डिमांड कम हुई। और तीसरी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जो लीकेजेस हैं उनका सबको मालूम है, उस पर मज़ीद बात भी की जा सकती है कि तकरीबन 200 रुपये का हमारा खसारा होता है बिजली की चोरी कीमत में, बिलों की अदम अदायगी की कीमत में। तो ये सब चीज़ों की वजह से ये गर्दिशी कर्जा जो है 2300 अरब रुपया हो गया। इसमें यह भी एक फैक्टर होता है, जैसे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी आइडेंटिफाई किया है, कमीशन ने भी, कि पावर प्लांट चलते ही नहीं है और उनको पेमेंट्स कर दी जाती हैं, यानी कि और ये सारी चीज़ें आवाम अपने बिल में अदा भी करती हैं। वो बिल में भी आता है कि मेरा अगर बिजली का बिल बढ़ रहा है तो जो पावर प्लांट चला ही नहीं है मैं उसके भी पैसे दे रहा हूँ जिसने बिजली हुकूमत को बेची नहीं है। जी, जैसे अब IMF का हम पे प्रेशर है कि बिजली के नरखों में इजाफा करें, उसकी जो बुनियादी वजह है, 2/3 जो वजह है वो यही है कि पिछले 2 सालों में जो नई कैपेसिटी आई है उसके जो बिल हैं वो हमें बिजली के नरखों में शामिल करने हैं। आपने जिक्र किया टेक और पे रिजीम का। टेक और पे का मतलब ये होता है कि किसी ने आके बिजली घर बनाया तो हमने उसकी अदायगी करनी है, इसके बावजूद कि हम उसकी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं या उसकी ज़रूरत है या नहीं है। यही तरीक़ाकार चला आया कई सालों से और ये तरीका सबसे पहले मुतारिफ UK में हुआ था, पाकिस्तान में 1990 में आया और अभी तक चला आ रहा है, जो कि नहीं अब ख़त्म हो जाना चाहिए था। अब मॉडल होना चाहिए टेक एंड पे।
इन MOUs के साथ खत्म हो जाएगा? MOU में देखें, आपने जिक्र किया 2013 का नंबर तकरीबन बराबर है, उस वक्त 480 की बात हुई थी, आज 450 अरब हम दे रहे हैं इनको, कंपनीज को। जी बिल्कुल देने का इरादा है, बिल्कुल है, लेकिन दो बुनियादी फ़र्क हैं अर्शद, जो कि आई थिंक निशानदेही करना ज़रूरी है। 2013 में जो बकाया जाते उनकी अदायगी की गई, सही की गई, गलत की गई, चलें उस बहस में मैं नहीं पढ़ा, आपने निशानदेही की। इस दफ़ा यकीनन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो हमने ना सिर्फ जो बिलों की अदम अदायगी है उसको देखा है, क्योंकि जितना देर से हम दे रहे हैं 10% हम पे सूद चढ़ रहा है इसका, तो हमें जल्दी देने की ज़रूरत ही है। लेकिन हमने आगे भी उनसे रियायत ली है जो 2013 में नहीं ली गई थी, जिसका आपने इशारा किया। 836 अरब रुपये की बात हो रही है। हमने IPPs 53 हैं और 53 IPPs को एक जगह बिठा के उनसे मुआहदा करना, उनके साथ MOU करना और उसको अब हतमी शक्ल देना एक आसान काम नहीं हो सकता। उसमें बहुत से फॉरेन लेंडर्स भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, मकामी शेयर होल्डर्स भी हैं। अब मंशा साहब का जिक्र किया, वो एक ही हैं। 53 IPPs है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उनसे हमने रियायत भी ली है। मिसाल के तौर पे जो डॉलर बेस्ड इन्वेस्टर है उसको हमने कहा कि 12% पे आ जाओ। रुपया जो बेस्ड इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर को हमने कहा आप किस बात का डॉलर इंडेक्सेशन ले रहे हैं आपका, यानी आपने जो बात की कि इंटरेस्ट पेमेंट्स भी बढ़ जाती हैं तो इसलिए हमें जल्दी करनी पड़ती है। साथ आप बता रहे हैं डॉलर इंडेक्सेशन, तो जो रिपीट डिवेल्युएशन है वो डिफरेंस भी उन्होंने पे करना होता है, जो आज की रुपी की वैल्यू है, साथ वो इंटरेस्ट भी होता है, तो डबल फायदा हम इनको दे रहे हैं। अगर रुपी डिवैल्यू हो रहा है और इंटरेस्ट रेट भी चढ़ रहा है तो जाहिर है डबल इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। डुप्लीकेशन ऑफ लेट पेमेंट चार्जेस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट यही रिजीम, और ये अरबों रुपए में जाती है। ये अरबों रुपए में जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको लेट पेमेंट इंटरेस्ट की बात बता दूं, तकरीबन जो एक हमारा 2300 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट का जिक्र कर रहे हैं उस पर पिछले साल वो और जो हम लेट पेमेंट करते हैं अंडर PPS 175 अरब रुपए का हमको सूद लगा है, और ये सर्कुलर डेट में गया है। 538 बिलियन रुपए जो सर्कुलर बढ़ा है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम पे सूद चढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने 836 अरब रुपए का जो उनसे रियायत ली है वो अगले कई सालों में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि रियायत हम कैसे लेंगे, अभी 450 अरब हम उन्हें अभी पे करेंगे, इस पे इंटरेस्ट भी होगा इस 450 अरब में या वो शामिल है? ये इंटरेस्ट है उसके अंदर, जो हमने डिले की है पेमेंट उसमें जाहिर है इंटरेस्ट चढ़ा हुआ है, वो इसका हिस्सा है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि उसको माफ़ कर दें, वो माफ़ करने को तैयार नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्चुअल हक है। लेकिन उनका ये कहना है कि हमने आपको आगे जो 836 अरब रुपए की आगे जो है पैसे वो कैसे बचेंगे? अब आगे जब ये MOU रीनेगोशिएट हो रहे हैं, गए इस रिपोर्ट में 94 के पावर प्लांट्स में ढूंढ रहा था, उनका मुझे जिक्र एज सच नहीं मिला। 11% उन्होंने अपने टैरिफ कम किया है, रिटर्न ऑन इक्विटी। कई और लोगों ने डॉलर इंडेक्सेशन। अब ये जो हम इन्हें पैसे देंगे ये हम ऑडिट के साथ देंगे, हीट रेट ऑडिट भी इनका करेंगे, फोरेंसिक ऑडिट करेंगे? फोरेंसिक ऑडिट की बात नहीं हो रही। फोरेंसिक ऑडिट का तो मतलब ये है कि हम 1990 से शुरू करें और कहें कि अगर कोई घपला हुआ था तो उसको सामने लेके आया जाए। तो घपला तो कोई नहीं हुआ है आपके ख्याल में? देखिए घपले के हो सकते हैं, हुए हो सर, तो इसमें क्या मेंशन है इस पावर सेक्टर रिपोर्ट में? ये तो घपली आइडेंटिफाई कर रही है ना। सारे खदशात का इजहार किया है उन्होंने, इल्जामात कुछ लगे हैं, कुछ वसवसे भी हो सकते हैं, कुछ उन्होंने कहा है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान सर एक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, वो भी यही चीजें आइडेंटिफाई कर रहा है और हम बगैर ऑडिट के दोबारा 450 अरब रुपया देने के लिए तैयार है। जहाँ तक हीट रेट और कैपेसिटी, डिपेंडेबल कैपेसिटी टेस्टिंग की बात है, वो तो होगी, वो तो आसान चीज़ है। जो बुनियादी जो इल्ज़ाम लगाए ना अर्शद, आप समझ लें, वो ये है कि एक चीज़ 100 रुपये पे लग सकती थी, हमने उनको 120 रुपये दिए। ठीक है ना, और यानी कि जो प्लांट सेटअप कॉस्ट है वो भी हमने चेक नहीं की। वो हमने नहीं, मैं उसका वजह बताता हूँ हुआ क्या है, पिछले 10-15 सालों में हुआ क्या है कि एक नेपरा ने डिटरमिन किया टैरिफ, उसकी बुनियाद थी कि ये प्लान लगेगा 120 रुपये पे। ठीक है ना, वो लगा 100 रुपये पे, तो 20 रुपये उनका फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब नेपरा की आप भी कह सकते हैं कोताही थी या नाहली थी, या जब उन्होंने एक साल उनको दिया कि उस दौरान फाइनेंशियल क्लोज करो, तो एक साल में ख़ासतौर पे विंड प्रोजेक्ट्स में और सोलर प्रोजेक्ट में रेट बड़ी तवातुर से गिरे हैं, बहुत तेज़ी से गिरे हैं। तो उस वक्त उनको चाहिए था कि उसको रिविजिट करते टैरिफ, वो नहीं कर पाए क्योंकि देवर ऑल्सो बाउंड के एक साल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ उनके साथ। तो इसकी वजह से अब जब हम पीछे देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो कई प्लांट्स ऐसे हैं जो 20 से 25% महंगे लग गए बनिस्बत के जितने लगने चाहिए थे। उसमें अगर गबन का कोई पहलू है तो इस पर मेरे पास कोई मवाद नहीं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई 20 से 25%
तो फिर ऑडिट भी हो सकता है, फोरेंसिक ऑडिट हो सकता है, परफॉर्मेंस ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स कर सकती हैं, और फिर जो हमें डराते हैं कि जी हम आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे तो दिस अमाउंट्स टू फ्रॉड, और फ्रॉड का क्लॉज तो हुकूमत पाकिस्तान के हक में होता है। तो हम ये 450 अरब भी दे रहे हैं, और फिर जो हमारी बचत है कि जी 850 अरब हम लोग बचा लेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, ये एक पेमेंट हम अभी करेंगे, उसके बाद ओवर द पीरियड लाइफ ऑफ दीज एग्रीमेंट्स ये पेमेंट्स तो हम करते जाएंगे। जो हमारे क्रोनिक फॉल्ट्स हैं सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वो तो हम एड्रेस ही नहीं कर रहे। तो ये सर्कुलर डेट भी बढ़ता जाएगा, इनकी पेमेंट्स भी बढ़ती जाएंगी। जब हम परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं करेंगे, फोरेंसिक ऑडिट नहीं करेंगे, इश्यूज तो वहीं के वहीं नहीं रहेंगे। परफॉर्मेंस ऑडिट होगा, मैं इसकी यकीन दहानी कर रहा हूँ। फोरेंसिक ऑडिट की जो आप बात कर रहे हो ना, कि वही जो मैंने पहले कहा कि अगर हमने उनसे एक महंगा मुआहदा किया हुआ है तो फिर वो फ्रॉड के ज़िम्मे में नहीं आता मेरे नज़दीक, ठीक है। वो हमारी नाअहली हो सकती है, हमारे नकम्मापन हो सकता है, लेकिन अगर फ्रॉड का पहलू था और साबित हो जाता है, अगर क्रिमिनलिटी इस्टेब्लिश, कैसे इस्टेब्लिश होगी वो तो फिर आपको फोरेंसिक ऑडिट करना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको 1990 तो वो तो हम नहीं करने के लिए तैयार। वो एक ऑप्शन है, हुकूमत के पास ऑप्शन है। हमने MOU में, मैं ये वजाहत कर दूं, कहीं नहीं लिखा कि हम ये फोरेंसिक ऑडिट के हक से दस्तबरदार हो रहे हैं। ये फेज 2 हो सकता है, फेज 1 नहीं। 94 का मेरे पास पड़ा है, इसमें मुझे तो कहीं फोरेंसिक ऑडिट का नहीं नजर आ रहा। आपको अगर फोरेंसिक ऑडिट का लफ्ज है तो मुझे प्लीज गाइड कर दें। मुझे इसमें ये 2002 पावर पॉलिसी के सर MOU है, इसमें प्लीज मुझे फोरेंसिक ऑडिट या परफॉर्मेंस ऑडिट आइडेंटिफाई कर दें। फोरेंसिक ऑडिट का वर्ड नहीं है, लेकिन इसमें एक क्लॉज है जिसमें ये कहते हैं कि नीदर बॉडी वेव्स देयर लीगल राइट्स टू परस्यू फॉर डैमेजेस इफ फाउंड, राइट। सो ये है कि किसी दोनों साइड ने अपने हक से, कानूनी हक से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये अपने राइट से बिल्कुल आपने सही कहा। ये आपके सामने रेड लाइन हुई हुई है, इसमें गालिबन इस वाले क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेशन वाला, आर्बिट्रेशन पे हम अपने हाथ पैर बांध के IPPs के सामने उसी तरह जा रहे हैं कि जी ना हम आपका फोरेंसिक ऑडिट करेंगे, ना हम आपसे हीट ट्रेड का करेंगे, ना जो प्लांट सेटअप कॉस्ट आपने ज्यादा दी हुई है उसका करेंगे, जो प्लांट्स आपने चलाए नहीं है लेकिन आप हमें बिल करते रहे उस पर भी हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। लेकिन आपका हक है कि आप लंदन आर्बिट्रेशन में हमें सू करें, बाकी जुरिस्डिक्शन में आप सू करें। क्या हम ये MOU साइन कर रहे हैं? नहीं, देखें, हम MOU ये साइन करें कि जो आपके आज के बकाया जात हैं उस पर जाहिर है ऑडिटर जनरल देखेगा कि किताब के मुताबिक हैं या नहीं है। उनकी अदायगी का सिलसिला है अगले एक साल का पेमेंट प्लान हम उनके साथ एग्री करें, ताकि जो सूद चढ़ रहा है उसमें कमी आ जाए। जो सवाल आप कर रहे हो कि जो पिछले जो सेटअप कॉस्ट में अगर कोई गड़बड़ हुई है या कोई धांधली हुई है या कोई करप्शन हुई है, उसका फोरेंसिक ऑडिट के हक से हम क्या दस्तबरदार हो गए हैं, तो रियासत कह रही है कि हम नहीं हुए। ये फेज 2 में हो सकता है, यकीनन हो सकता है, और उसकी अगर निशानदेही होगी तो फिर उस पर जाए कानूनी कार्रवाई होगी, इसमें कोई दोष राय नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन 836 अरब रुपये में थोड़ी सी और एक ऐड कर दूँ टेक और पे के हवाले से। जो दूसरी जो बहुत बड़ी एक मेरे ख्याल में कामयाबी है इस MOU में, अगर इसको हम अपनी शक्ल दे देते हैं, कि हम तकरीबन सारे तो नहीं, आधे 8000 मेगावाट की बात हो रही है यहाँ पे, तकरीबन 4000 मेगावाट ऐसे होंगे जो टेक एंड पे में इंशाल्लाह चले जाएंगे 1-1.25 साल के बाद। एक बिजली की मंडी है जिसको 94 वाले जा रहे हैं, 94 वाले नहीं जा रहे, उनके जनरेशन लाइसेंस में 94 वाले किन लोगों के हैं पावर प्लांट्स? 94 वाले बहुत पुराने, ये देखें इस जमाने में AES भी आया था जिसका मंशा साहब ने जिन प्लांट तो खरीद लिया है, राउश आया था, कोहिनूर था, कई थे, ज़्यादातर फॉरेनर्स थे जो बाहर से आए थे, तो वो तो अब बेच बाज के निकल गए हैं, अब कुछ बच गए हैं। लेकिन हपको है, कैपको है, और 94 पॉलिसी के अंदर जो लोग आए थे वो तकरीबन 4000 मेगावाट के लगभग है। तो 2002 और 2006 2000 के बगास विंड के जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन मजीद 4000 हैं, तो 8000 को आधा आप डिवाइड कर दें। जो 2002 के बाद जो आए हैं उनके साथ ये मुआहदे में लिखा गया है कि वो टेक एंड पे में जाएंगे। टेक एंड पे से मतलब ये है अरशद कि अगर अब इनकी बिजली की ज़रूरत होगी तो हम उनको अदायगी करेंगे, जब नहीं होगी तो नहीं करेंगे। और वो अपनी बिजली, एक बिजली की मंडी है जिसको CTBCM कहते हैं, 1.25 साल में इंशाल्लाह वो चालू हो जाएगी, उसके थ्रू वो अपने गाहक खुद ढूंढ रहे होंगे। रियासत पाकिस्तान पे जो तमाम का तमाम 100% बोझ है कि जी 25,000 मेगावाट है, तो एक ही बायर है जो कि हुकूमत पाकिस्तान है, वो बढ़ जाए, वो बोझ बढ़ जाए। अच्छा, वजीर आजम भी एक बिजनेस टाइकून का जिक्र कर रहे थे जब ये MOUs पे नेगोशिएशंस हो रही थी, तो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि किसी बिजनेस टाइकून को आपकी जो बातें हैं, प्रपोजल्स पसंद नहीं आए थे, उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया था। नदीम बाबर की तो वो तारीफ़ें कर रहे थे, आपसे नाराज़ थे।
नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझसे नाराज है, नाराजगी की वजह होनी नहीं चाहिए। देखिए, बरहमी का इजहार हुआ था कहीं? नहीं, बरहमी का इजहार अच्छा, आपका राइट है, आप कंफर्म करें या डिनाई करें या नो कमेंट्स कर दें। मेरी इतलात ये है कि 2 मीटिंग्स ऐसी हुई थी, उन्हें स्पेशली बुलाया गया और उन्होंने एक कंडीशन रखी कि ताबिश गौहर साहब इस मीटिंग में नहीं बैठेंगे, अगर वो बैठेंगे तो मैं नहीं आऊंगा, और फिर आपको उन मीटिंग में नहीं बैठने दिया गया था। मेरे इल्म में नहीं है अरशद। मैं इससे भी बता सकता हूँ कि जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं वो मीटिंग, कुछ मीटिंग्स थी ऐसी पावर सेक्टर एमओयूज की जो आपने स्किप की? एक मीटिंग थी जिसकी सदारत वजीर खजाना खुद कर रहे थे, उसमें 53 IPPs के लोग जूम पे थे, उसमें से एक मंशा साहब भी थे। तो मैं ख्याल में उनको मैं मतलब मखसूस करार नहीं दूंगा, क्योंकि जाहिर है उनकी भी एक स्टेक है IPP के अंदर, और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया उस दिन। और उसमें क्योंकि एज का फैक्टर भी है तो थोड़ा गुस्से में भी जल्दी सुने आ जाते हैं। जी, बस उन्होंने अपने ख्यालात का बरमला इजहार किया कि उनके हिसाब से हमें पैसे जल्द अज जल्द दे देने चाहिए, और बिल्कुल उसी तरह जैसे 480 अरब उस दौर में थे, नोट छाप के दें लेकिन पैसे दें, ये नहीं कहा। लेकिन वो वाहिद शख्स नहीं है जो ये बात कर रहे हैं। सच बात यह है कि अमूमन ये बात IPPs करते हैं, और जो मेरा उनसे मंशा साहब से नहीं, IPP से एक मजमूई तौर पे एक इख्तलाफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब हमारा मुकालमा होता है हम ये कहते हैं कि देखिए, ये मुल्क IMF के हथों चढ़ा हुआ है, सेक्टर 2300 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे के बोझ के तले दबा हुआ है, और आप मुझे कह रहे हो कि मुझे एक एक पाई का हिसाब चाहिए, और सूद पे सूद की जो इनवॉइस है उस पर भी 1 टका माफ़ नहीं करूँगा, जो कि अब माफ़ करने को तैयार हो गए हैं वो, लेकिन पहले उनका ये मौक़िफ़ था। तो आप किस दुनिया में रह रहे हो भाई? ये कुश्ती अगर है डूब गई तो फिर। बहुत सादा सा सवाल कर रहे हो आप। माशाल्लाह कॉर्पोरेट सेक्टर का आपका प्रोफाइल काफी इंप्रेसिव है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज वन ऑफ द एम्स। पब्लिक सेक्टर में आके आपने आवाम के मुफादात का दिफा करना है। बिल्कुल, ज्यादा आसान काम है या मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं, बिकॉज आप डील कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से जिसका काम है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन मैं साइड नगी प्राइवेट सेक्टर में काम किया। मैं एक बात वज़ाह कर दूँ, और मैं अपने IPP के दोस्तों को भी कहता हूँ जो कि मेरे पुराने साथी भी हैं कई, कि देखिए, मैं भी जब अफ्रीका में काम करता था तो वहाँ पे भी 20 सेंट और 25 सेंट की बिजली के ना मुआहदे ऑफ़र होते थे, हम इनकार कर देते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि सस्टेनेबल ही नहीं है, आगे जाके ये इनकी जो मईशत है मुतहम्मिल हो ही नहीं सकती अदायगी की, तो हमें नहीं करने चाहिए थे। जब ये इन्होंने मुआहदे किए थे, इनको मालूम था, हमें मालूम था जो IPPs के नुमाइंदे थे कि ये महंगे हैं और आगे जाके मुश्किलात का सामना होगा। तो आज जो इतने हम रो रहे हैं, तो वो रोना इतना जायज़ है नहीं जितना कि नजर आ रहा है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव समरी के पेज नंबर 12 पैराग्राफ 41 में लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट फॉर 94 एंड 95 जो एग्रीगेट एक्सेस पेमेंट थी 565 अरब की इन IPPs को की गई, तो वापस ले रहे हैं कुछ? नहीं, देखें, जो MOUs में है वो 53 अरब रुपए की एक्सेस पेमेंट का ज़रूर है, उस पर यकीनन उस पर बल्कि ट्राइब्यूनल बन रहा है जिसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिसेस होंगे और एक शायद फॉरेन आर्बिट्रेटर हो। आज अटॉर्नी जनरल के साथ भी मीटिंग भी हुई है, और उस पर जो भी फैसला होगा वो हमें मेरे ख्याल में कबूल होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिसेस हैं तो वो हक और इंसाफ की बुनियाद पर फैसला देंगे। 53 उसके बाद जो दूसरे इल्ज़ाम हैं, मैं फिर इस बात की तजदीद कर रहा हूँ कि हम किसी हक से दस्तबरदार नहीं हो रहे। कल कोई चीज़ साबित होगी कि घपला हुआ, गबन हुआ, तो हम पूरे फोर्स ऑफ द लॉ के साथ इनके पीछे जाएंगे। ताबिश गौहर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में आएंगे तो ब्रॉडशीट कंपनी, ये ब्रॉडशीट कंपनी है कौन सी, और क्या इसके साथ कुछ पाकिस्तानीज़ का भी लिंक था? नैब के साथ क्या क्या मुआहदे होते रहे, और लिक्विडेशन में ये कंपनी चली गई, फिर 2008, 9, 10 क्या कार्रवाइयाँ होती रहीं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है नैब की, कौन से पाकिस्तानी इस कंपनीज के साथ लिंक्ड है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर के हवाले से उन्होंने कुछ सवालात उठाए, जिसके जवाब में बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने उन्हें हट जाने का एक नोटिस भेज दिया। वो तो कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कुछ डरावने ख्वाबों का जिक्र किया। कौन से डरावने ख्वाब थे, उस हवाले से भी बात करेंगे, और हमारे साथ स्पेसिफिकली इस मसले में बात करने के लिए और ब्रॉडशीट के जो मामलात हैं
जो बुनियादी सवाल है इसमें कि क्या ब्रॉडशीट के साथ कोई पाकिस्तानी भी लिंक्ड है, ये सवाल भी करेंगे। और इस बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। इससे पहले कि मैं ब्रॉडशीट वाले मसले पे थोड़ी आपसे आगाही लेने की कोशिश करूँ, कुछ डरावने ख्वाबों का जिक्र किया है मरियम औरंगजेब साहिबा ने, क्या कहा आइए देखते हैं। शहजाद अकबर साहब, मैं आपके डरावने ख्वाबों में भी आऊंगी और आप जहां जहां झूठ बोलेंगे, जहां जहां इमरान साहब के लिए एनआरओ मांगेंगे, शहजाद अकबर को मेरा 2 टोक पैगाम है कि पहले ये जवाब दें कि मुल्क के खिलाफ साजिश क्यों हुई। ये $25 मिलियन 400 करोड़ रुपया मुल्क के आपने टैक्स पेयर मनी दे दिए लोगों को और उसमें आपने कमीशन मांगी। जी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आपने सुना वो आपके ख्वाबों में आना चाह रही हैं, आप उन्हें नोटिस भेज रहे हैं, ये ज्यादती नहीं कर रहे आप? अर्शद साहब, पहले तो आप ज्यादती कर गए। आपने कहा मरियम औरंगजेब ने कुछ सवाल उठाए। सवाल उठाना तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, मैं खुद अक्सर सवाल उठाता रहता हूँ और सवाल उठाने को इनकरेज करना चाहिए। उन्होंने आज एक इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर कमीशन लेने का, तो मैंने उस इल्ज़ाम को लेके उन्हें आज अपना एक लीगल नोटिस भेज दिया है और उस मामले को भी मैं आगे परसू करूँगा अदालत के अंदर भी, क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगाया है बेबुनियाद। अब जो दूसरी उन्होंने बात की ख्वाबों में आने की, तो मतलब ख्वाब डराने भी हो सकते हैं, सुहाने भी हो सकते हैं, अब डिपेंड करता है। वो डरावना ख्वाब ही कह रही हैं। डरावना ख्वाब तो मैं अब क्या कह सकता हूँ। चले इस पे आप भी इस बात पे अब लाजवाब हो गए। बड़ा रेयर होता है कि आप लाजवाब हो जाए, लेकिन लगता है लाजवाब हो गए डरावने ख्वाब से आप भी। अब मैं ऐसा जानना चाह रहा हूँ, ब्रॉडशीट के हवाले से कल काबीना में भी डिस्कशन हुई और इस पे आप बाकायदा तौर पे कमीशन बना रहे हैं, कि वो कमीशन क्या करेगा या कमेटी? अर्शद, मैं कल काबीना के इजलास में शरीक नहीं हो सका, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था और फिर मैं आज लाहौर था, तो मैं शरीक नहीं हो सका, तो मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता। कैबिनेट के मिनट्स आएंगे तो फिर ठीक हो गया। अच्छा, ब्रॉडशीट कितनी कंपनियां हैं ब्रॉडशीट की? एक ही ब्रॉडशीट कंपनी है या ये मुख्तलिफ ब्रॉडशीट कंपनियां? कोई कोलोराडो में है, कोई आइल ऑफ मैन में है, कोई कहीं रजिस्टर्ड है, और इसके मल्टीपल और भी लोग इसके साथ लिंक थे, कोई पाकिस्तानी भी लिंक थे जिन्होंने नैब से इसके एग्रीमेंट्स करवाए और नैब के आगे आके इसको बेचा? बिल्कुल अर्शद, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो ये जब ये मामला नैब में चल भी रहा था और उसके बाद जब ये ख़त्म भी हुआ और ये जितनी प्रोसीडिंग्स हुई, मैं डायरेक्टली तो इनसे डील नहीं करता रहा, लेकिन जो मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, वो शायद आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ब्रॉडशीट एक कोलोराडो में भी रजिस्टर थी और एक ब्रॉडशीट आइल ऑफ मैन में थी। और इससे पहले ब्रॉडशीट के कुछ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव भी थे, शायद उनका इस मुआहदे में भी कहीं जिक्र है और इसके फ़ैसले में भी जिक्र होगा। और फिर जिस वक़्त आपको याद हो शायद कि ब्रॉडशीट के साथ एक सेटलमेंट पहले भी हो चुकी, जो आर्बिट्रेशन में जाने से पहले सेटलमेंट हुई, और वो बाद में पता चला कि वो जो सेटलमेंट थी वो अनऑथराइज्ड लोगों के साथ हुई। तो उस मामले को लेके जब ये ब्रॉडशीट की पेमेंट्स का मामला आया, तो ये हमारे दौर में था जब पेमेंट का मामला आया, तो हमने ये सवाल उठाया जिसमें ये कहा कि इसकी तहकीक होनी चाहिए कि वो जो पहले पेमेंट हुई सेटलमेंट की, वो किस तरह से पेमेंट हुई और कैसे अनऑथराइज्ड लोगों को कर दी गई, और उसमें अब ये तहकीक करने की ज़रूरत है कि वो अगर अनऑथराइज्ड लोगों की गई और उसमें कोई अगर कोताही थी तो उन लोगों से सवाल होना चाहिए जो उसमें इन्वॉल्व थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये एसेट रिकवरी एग्रीमेंट बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड ब्रॉडशीट, जून 2000 को ये एग्रीमेंट होता है। इसकी टर्म्स बड़ी वाजे हैं कि क्या चीज़ें करनी है और ये एग्रीमेंट ख़त्म किन बुनियादों पे हो सकता है, वो भी चीज़ें इसमें बड़े वाजे अंदाज में इस एग्रीमेंट में बाकायदा तौर पे लिखी गई हैं। और ये भी बताया गया इस एग्रीमेंट में कि ब्रॉडशीट जो भी रिकवरी होगी उसका सिर्फ 20% जो है वो इनके पास ब्रॉडशीट के पास जाएगा। और एग्रीमेंट जो है वो आइल ऑफ मैन के लॉज के मुताबिक रेगुलेट होगा और आर्बिट्रेशन रूल्स ऑफ द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स लंदन पे होगी और म्यूचुअली अपॉइंट होगा सिंगल आर्बिट्रेटर और प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन भी है। और साथ ये भी इसमें कहा गया कि जो ऑलरेडी मुकदमे चल रहे हैं उस पे अगर एग्रीमेंट टर्मिनेट भी हो जाए, नैब एंड ब्रॉडशीट एग्रीड दैट दिस एग्रीमेंट मे बी टर्मिनेटेड बाय आइदर और बोथ ऑफ देम ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेट आउट इन दिस क्लॉज। साथ ये भी इसमें था 18.5
कि नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन शैल बी अप्लाइड टू पर्संस और एंटिटीज registered by broadsheet in accordance with the terms herein, in respect of which broadsheet shall be allowed to continue its efforts to recover assets and no termination shall be effected in respect thereof. यानी कि जो मामलात तहकीकात में चल रहे हैं, अगर एग्रीमेंट टर्मिनेट भी हो जाए तो नैब का ब्रॉडशीट को उस हवाले से रोका नहीं जाएगा। और इस एग्रीमेंट के जो सिग्नेटरीज हैं नाज़रीन, जब उस सफ़े को आप देखते हैं तो उसमें हमें सिग्नेचर नजर आता है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अमजद चेयरमैन नैब का आता है, ब्रॉडशीट का डॉक्टर WF पेपर का सिग्नेचर है, फारूक आदम खान चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल थे, और एक विटनेस है यहाँ पे तारिक फवाद मलिक साहब, डिफेंस लाहौर का उनका पता दिया हुआ है गालिबन। ये तारिक फवाद मलिक साहब कौन थे, कुछ बैरिस्टर साहब याद है? और आगे बाकायदा तौर पे एग्रीमेंट है हमारा गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और ये आइल ऑफ मैन की जो कंपनी है इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, ब्रॉडशीट LLC आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड है। तो ये तारिक फवाद मलिक के बारे में सर कुछ जानते हैं आप? मर्शी साहब, मेरी जहाँ तक इतला है, तारिक फवाद मलिक जो थे शायद ब्रॉडशीट के पाकिस्तान में उनके मुकर्रर करदा रिप्रेजेंटेटिव थे, और जब ये एग्रीमेंट हुआ तो यही उन्होंने जो पाकिस्तान में उनके जो रेप थे वो यही तारिक फवाद मलिक साहब थे। ये सिर्फ रेप ही थे या लॉबिस्ट भी थे? ये तो अब तारिक फवाद मलिक साहब बता सकते हैं, या उस वक्त जिन लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया 2000 में वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इनका नाम प्रोसीडिंग्स के दौरान भी आता रहा है, और बाद में जब आई थिंक सेटलमेंट भी हुई है 2008 में शायद, वो उस वक्त भी ये तारिक फवाद मलिक साहब पेश थे। राइट। अच्छा, इसमें और भी पाकिस्तानी है जिनके नाम है, कोई सादिक अली साहब हैं, उनका नाम आपको सुना सुना लग रहा है? नहीं, सादिक अली का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। अच्छा, इसमें जो दीगर कंपनी थी वो कौन सी थी साहब, कुछ याद है आपको? नहीं अर्शद, जैसा मैंने अर्ज किया कि चूंकि मैं डायरेक्टली इस केसेस को कभी डील नहीं किया, इवन जब मैं नैब में भी था तो कभी भी ब्रॉडशीट के मामलात से मेरा ताल्लुक नहीं रहा, तो उस वक्त तो मेरे नैब ज्वाइन करने से पहले ही ये एग्रीमेंट तकरीबन टर्मिनेट हो चुका था या टर्मिनेट होने वाला था, तो मेरे इल्म में नहीं है कि इनकी कोई और, शायद ये ब्रॉडशीट अपनी कोई सब्सिडरी कंपनीज बनाने की बात कर रही हो। अच्छा, अब मैं चंद नाम आपको लेता हूं, और 28 अक्टूबर 2003 का जब हमने गालिबन इनको अपने वकला के जरिए नोटिस भेजा नैब की तरफ से, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें इनमें यह बताया जा रहा है कि ओवर द टाइम अप्रोचेस वर मेड टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय योरसेल्फ, दैट इज ब्रॉडशीट एंड IAR and your associates who included in particular Dr. William Pepper जिनके दस्तखत थे, ट्रोवंस कंपनी LLC, मिस्टर गजम्फर सादिक अली, GSA इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एंड मिस्टर तारिक फवाद मलिक, इनके भी सिग्नेचर नजर आ गए। और इनिशियल अप्रोच जो थी ऑन बिहाफ ऑफ GSA एंड ट्रोवंस वो की गई। GSA ने बताया कि जी हम फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर गल्फ और साउथ एशिया और में बहुत काम करते हैं, और हमारे दफातर बरतानिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। और फिर 10 नवंबर 1999 को उन्होंने एक खत भेजा साइन बाय तारिक फवाद मलिक ऑन बिहाफ ऑफ GSA, जिन्होंने कहा कि जी ट्रोवन हमारा प्रिंसिपल कंपनी है, और जो सारा कुछ हम लोग है पूरी दुनिया में हम लोग छाए हुए हैं, और डॉक्टर पेपर जो थे वो एक वकील थे। और इसी हवाले से नैब आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसमें लिखता है, और वो बताते हैं हमें इस हवाले से कि फ्रॉम नैब्स पर्सपेक्टिव ट्रोवंस, ब्रॉडशीट एंड IAR वुड कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बोथ प्रायर टू एंड आफ्टर सिग्नेचर ऑफ द टू एग्रीमेंट्स टू बी वन एंड द सेम एंटरप्राइज। तो ये नैब जैसा इतना बड़ा इदारा, ये इतनी सारी कंपनीज मिलकर नेगोशिएट कर रही थी नैब से, तो ये ब्रॉडशीट कैसे आ गई और ब्रॉडशीट की एवोल्यूशन कैसे हुई इस सारे प्रोसेस में? अर्शद, बिल्कुल ये अब आप जो सवालात कर रहे हैं ये नैब से भी पूछने बनते हैं, और एक तो इसका हिस्सा वो है कि जिस वक्त ये एग्रीमेंट किया गया, मेरी नज़र में ये जो जब मुआहदा किया गया जो सबसे बड़ी कोताही हुई वो उसकी टर्म्स थी एग्रीमेंट के, बिकॉज वो अनफेयर टर्म्स थे, और उसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट को इस तरह से वॉच नहीं किया गया कि अगर एक कंपनी है, एसेट ट्रेसिंग है, वो काम कर रही है नहीं कर रही है, आपने उसको हायर किया है, आप प्रिंसिपल हैं, वो एजेंट हैं, आप अगर उसका एग्रीमेंट टर्मिनेट करते हैं, लेकिन टर्मिनेशन के बाद की जो चीज़ें हैं और उसके ऊपर आपको क्या उनके चार्जेस देने पड़ते हैं, उसमें इंटरेस्ट वॉच नहीं किया गया।
और वो टर्म्स इस तरह से जो थी वो फेवर कर रही थी एजेंट को, जो इस केस में ब्रॉडशीट था, और वो जो फिर पाकिस्तान का इसमें एक और भी पेज 6 पे इसी में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज इन एसेंस duped into entering into the two agreements. In particular, neither you nor your associates had the resources, experience, abilities and expertise represented prior to the signing of the two agreements. The government of Pakistan would not have entered into either of the two agreements had it not been misled by the representatives. ये सारी चीजें हमारे पास है, डेटा भी हमने सारा उनको दिया तहकीकात करने के लिए, और फिर अब हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हमने दिए। कहीं ये वाला काम तो नहीं हुआ बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जैसे लेयरिंग की जाती है कि लोग यहाँ पे पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं, एक दो एड्रेसेस भी यहाँ के मौजूद हैं इसमें सारे, जो कि आके इन कंपनीज को बेच रहे थे, फिर आगे से ये कंपनीज बनाएगी, काम भी हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, और फिर ये पैसों की बंदर बांट के लिए ये वाला खाता खोला गया। और इसकी आप तहकीकात करना चाहेंगे मजीद, क्योंकि ये सारी चीजें तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। अरशद, दो चीज़ें हैं। पहला तो रेलेवेंट पीरियड है, जो तहकीकात होनी है 2009 से लेके 2016 तक का पीरियड। 2009 में जब आर्बिट्रेशन का प्रोसेस आगाज़ होता है और नोटिस मिलता है, और उसके बाद से लेके 2016 तक जब वो कंक्लूड होता है, उस दौरान इस मामले को हुकूमत पाकिस्तान ने जो भी इसको एंटिटी परसू कर रही थी, चाहे वो नैब थी या अटॉर्नी जनरल ऑफिस था, उनकी जो परसुएंस थी उसको सबसे पहले देखा जाना इसलिए ज़रूरी है कि चलें, एक पार्ट वो है कि आपका एग्रीमेंट हुआ, अनफेयर टर्म्स थी। दूसरा पार्ट ये है कि जब आपकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हुई और आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को आपने कैसे परसू किया। अब इसी से मिलती हुई मिसाल जो है वो कारके के केस की है। कारके के केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनका एग्रीमेंट टर्मिनेट करवाया था इसलिए कि वहाँ पे करप्शन हुई, लेकिन जब केस परसू होता रहा पिछले अदवार में, तो वो जो करप्शन के एविडेंस थे वो उस वक्त टाइमली पेश नहीं किए गए। वो जब हुकूमत चेंज होती है और वो एक पॉलिटिकल विल आती है और वो एविडेंस ढूंढा जाता है, ऑफशोर कंपनीज ढूंढी जाती हैं, BVI लेबनीज कंपनीज ढूंढी जाती हैं, उनका एविडेंस लाया जाता है, तो वो फिर वो गेम चेंजर होता है। अब ये मामला भी हमारे आने से 2 साल पहले कंक्लूड हो चुका 2016 में, उसके बाद क्वांटम की प्रोसीडिंग भी हमारे आने से पहले कंक्लूड हो गई 2018 में। हमने तो ये बिल्कुल विरसे में मिला। बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब कल काबीना में भी टेकअप हुआ, वजीर आज़म ने आज ट्वीट्स भी किए, इस पे आप लोग फर्दर तहकीकात भी सारे मामले की करेंगे, तो अब ये वाले तमाम दस्तावेजात तो इसमें मटीरियल एविडेंस के तौर पे आ गए ना, जो अब मैं आपसे सवालात कर रहा हूँ, ये तो अब इंतहाई अहमियत हासिल कर गए, क्योंकि सवाल है कि आइल ऑफ मैन की कंपनी को पैसे दिए, कोलोराडो की कंपनी को दिए, जैसे आपने कहा, और अहमद बिलाल सूफी साहब कंसल्टेंट नैब थे, इंतहाई अच्छे वकील हैं, इनका भी एक लेटर हमारे सामने मार्च 30, 2007 का डॉक्टर WF पेपर को लिख रहे हैं कि जनाब मैं ये कंफर्म करता हूं कि नैब की टीम जिसमें मैं भी हूं, तैमूर मलिक, हसन साकिब, हम लोग लंदन आएंगे और जो भी आपने ईमेल में मार्च 9 की चीज़ें बताई हैं वो हम फॉलो अप भी करेंगे, और हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि जो फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी मेड अवेलेबल टू अस टू ब्रिंग बैक टू पाकिस्तान, और IAR और ब्रॉडशीट के जो भी मामलात हैं उनको हम सेटल भी करेंगे, और मैं ख्वाजा तारिक रहीम से इस मामले पे बातचीत भी करूंगा। और डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च 3, 2007 ये वो टाइम पीरियड्स हैं जब कुछ कार्रवाइयां केसेस सेटल करने के हवाले से शुरू हो चुकी थी। जी बिल्कुल अरशद, ये वही डिक्लाइन का टाइम है जिस वक्त नैब में भी डिक्लाइन हुआ, और साथ साथ आपको याद होगा ये रेलेवेंट टाइम है NRO का, क्योंकि ये वही टाइम है जिस टाइम NRO निगोशिएट हो रहा था, ड्राफ्ट हो रहा था, मुख्तलिफ जगहों पे केसेस क्लोज हो रहे थे, तो उसके बाद की जो परसुएंस है वो तमाम जो स्टोरी है वो डाउन हिल ही है। जी बिल्कुल, और मैं यहाँ पे एक वक्फा लेता हूँ और वक्फे के बाद नाज़रीन जब दोबारा आएंगे तो बैरिस्टर शहजाद अकबर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस ब्रॉडशीट को इन्होंने पेमेंट्स की हैं, हाल ही में पेमेंट्स गई हैं, और जो मुआहदे हुए थे वो उसी कंपनी के साथ थे, और एक कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, तो ये मामला पेमेंट्स कैसी हुई, मल्टीपल पेमेंट्स हुई, कौन कौन ये पेमेंट्स करने में इन्वॉल्व रहा है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, सवाल ये कि मुआहिदा जिस कंपनी के साथ हुआ नैब का, वो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड थी, वो एड्रेसेस मौजूद थे, तो फिर ये नैब ने जो पेमेंट्स हैं कोलोराडो वाली कंपनी को वो किस खाते में की, कैसे की, और मैं आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, डिप्टी हाई कमिश्नर मंजूरुल हक है, ब्रिगेडियर इनायतुल इलियास इनको लिखा गया है, और ब्रिगेडियर इनायत आपको याद होगा शायद गालिबन
नैब में होते थे, और इन्होंने कहा कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर फैक्ट्स ऑफ इवन नंबर ऑफ टुडे एंड माय टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद मिस मदीना खान रिगार्डिंग पेमेंट टू बी मेड टू ब्रॉडशीट LLC, मिस्टर जेरी जेम्स चेयरमैन ऑफ ब्रॉडशीट, अब यहाँ पे चेयरमैन ब्रॉडशीट आ गए हैं जेरेमी जेम्स, तो इज इंसिस्टिंग दैट द पेमेंट शुड बी मेड बाय वायर ट्रांसफर लेटेस्ट बाय टुमारो एट कॉम्पस बैंक नॉर्थ ग्लेन कोलोराडो, ABA रूटिंग नंबर वगैरह वो सारा दिया है। फिर आगे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पेमेंट्स वगैरह सारी क्लियर हो जाती हैं हमारे पास। फिर बाकायदा तौर पे ट्रांसफर ऑफ फंड्स का एक 2008 का हमारे पास लेटर आता है 1.5 मिलियन डॉलर्स, ये बाकायदा तौर पे हम पेमेंट कर देते हैं ब्रॉडशीट LLC को, जेरी जेम्स को। और 2010 का हमारे पास लेटर आता है, उसमें पहली दफ़ा हमें डॉक्टर पेपर का नाम तो पहले भी था, कावे मुसावी का नाम एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रॉडशीट सामने आ जाता है। तो ये जो पेमेंट्स की गई मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, क्या हमने सही कंपनीज को पेमेंट्स की हैं, या ये इसके पीछे भी जब आप लेयर अपॉन लेयर निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लिंक निकल आएगा? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तानी लिंक निकल भी आएगा, और इस चीज़ की भी तहकीकात होनी चाहिए कि उस वक़्त ये पेमेंट कैसे की गई। जैसे मैंने पहले कहा है, ये 2008 में सारा काम हुआ है और उस वक़्त ड्यू डिलिजेंस नहीं की गई, जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जिन कंपनीज को पेमेंट की गई और उस वक़्त जो भी इसके अंदर उस वक़्त के मुताबिक ये किया गया था। और ये ऐसे आसानी नहीं होती है, इसमें आपके एक्सटर्नल लॉयर्स हैं, पाकिस्तान से बाहर आपके लॉयर्स हैं, आपके पाकिस्तान में वकला हैं, फिर नैब के एक इदारा है, फिर वो इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा है, तो वो कैसे ये सारा मामला हुआ। और ये जो पेमेंट थी उस वक़्त अनऑथराइज लोगों को पेमेंट हुई थी। ये तो जो अच्छा, ये भी बात सही है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के, इवन जो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स हैं वो भी ब्रॉडशीट के खिलाफ चलती रही, और उसके बाद हमने नई ब्रॉडशीट कंपनी है उसका क्लेम बाकायदा तौर पे एक्नॉलेज करके उन्हें एक खत दे दिया कि जी ठीक है आप हमें सू करें आर्बिट्रेशन में, नई ब्रॉडशीट जो आई है लिक्विडेशन के बाद। जी बिल्कुल, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ अरशद, सन 2009 से लेके 2016 तक आपको फॉल्ट यहाँ से मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से इस केस को परसू किया गया, इनिशियली इसको उस तरह से चैलेंज नहीं किया गया, इसको टेकअप नहीं किया गया। बाद में जब डॉक्टर पेपर को ढूंढने निकले तो पता चला कि वो शायद बहुत हो गए हैं, उन्होंने सुसाइड कर ली है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से, बिकॉज जब एक दफ़ा आप सेटलमेंट कर चुके हैं इस मामले के अंदर और आप पेमेंट कर चुके हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो उसके बाद दोबारा जब ये मामला चला तो ये उन्हीं के दौर में मामला चला जो आज इस वक्त बड़ी इस पर बगले बजा रहे हैं। क्योंकि 2009 से लेके 2016 तक उस वक्त का अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी इसको परसू कर रहा था। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अंदर एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस को लेके, बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब बहुत शुक्रिया शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.